जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उड़ान क्लासेज के ऊपर। और जैसा कि हम सभी विद्यार्थी भलीभांति अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम हमारी पिछली कक्षा में इतिहास के या ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी हुई चर्चाएं शुरू कर चुके थे। इतिहास के बारे में सनसनीखेज खुलासे हम करने शुरू कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे इतिहास के ही मध्यकालीन इतिहास में एक बेहतरीन टॉपिक जिससे बहुत ज्यादा बार प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, और वो होगा भारत पर। क्योंकि हम मध्यकालीन इतिहास में बात ही किसके बारे में करते हैं? मुस्लिम आक्रमण के बारे में बात करते हैं। तो आज से हम शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। और मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ेंगे अरबों के आक्रमण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अरबों के आक्रमण के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीज को अपने साथ कॉपी पेन लेकर नोट भी करते रहिएगा, ठीक है? बहुत ही शानदार जानकारियां आपके सामने आने वाली है। तो आज का हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास, और जो कि पीरियड है कब से कब का? तो ये है 712 से लेकर और 1707 ईस्वी तक का क्या है? पीरियड है मध्यकालीन इतिहास। और इसी मध्यकालीन इतिहास में अगर मैं बात करूं तो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? भारत पर होने वाले अरबों के आक्रमण के बारे में। अरबों का आक्रमण। इस अरबों के आक्रमण के बारे में बात करें तो ये अरबों का आक्रमण भारत पर किसने किया था? कौन आया था भारत पर अरबों का आक्रमण करने के लिए? तो एक खतरनाक आदमी आया था, और उस खतरनाक आदमी का नाम ही क्या था भाई? उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था। और यही मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया था 712 ईस्वी में, और वापस गया था 714 ईस्वी में। वापस कब गया था? 714 ईस्वी में गया था। तो 712 से लेकर 714 ईस्वी तक भारत में किसने आक्रमण किया था मुस्लिम आक्रमणकारियों में? तो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण तक किया था। क्यों आया मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम भारत में? क्या जरूरत पड़ी इसे भारत में आने की? तो सुनिएगा ध्यान से। क्योंकि भारत में ही अगर बात कर ले तो देखिएगा भारत का कुछ एक आपको ये स्ट्रक्चर देखने को प्राप्त होता है। जैसा कि आप अच्छे से ये जानते हैं, हम ज्योग्राफी में भी बात कर चुके हैं भारत के एक मैप के बारे में। ठीक है, तो ये आप अच्छे से जानते होंगे। और यही इतना सा क्षेत्र, ये इधर का जो क्षेत्र होगा इसे आप सिंध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है ये क्षेत्र? इस क्षेत्र को हम जानते हैं सिंध के नाम से। और इसी सिंध के अंदर उस समय शासन कौन कर रहा था? तो सिंध में शासन कर रहे थे ब्राह्मण वंश के ही एक राजा। और उसी ब्राह्मण वंश के एक राजा, यानी कि यहाँ पे जो शासन कर रहा था उस राजा का या उस रूलर का नाम क्या था? तो उस राजा का नाम था जो कि ब्राह्मण वंश में शासन कर रहा था। ये एक रूलर जिसका नाम था भाई क्या? दाहिर। दाहिर था। और यही दाहिर जो है ये ब्राह्मण वंश का राजा था। कौन से वंश का राजा था? ब्राह्मण वंश का राजा हुआ करता था। और इसी दाहिर से क्या संबंधित जानकारियां हो गई? तो देखिएगा भाई, दाहिर का एक बंदरगाह हुआ करता था। यहाँ पे दाहिर का एक बंदरगाह हुआ करता था जिस बंदरगाह का नाम था देवल। क्या नाम था? देवल बंदरगाह। ये देवल बंदरगाह हुआ करता था। और इसी समय की बात कर ले तो यहाँ पे बगदाद में चल रहा था खलीफाओं का शासन। यानी कि बगदाद में कौन शासन कर रहे थे? खलीफा। तो खलीफा उस समय बगदाद के अंदर शासन कर रहे थे। और बगदाद का उस समय रूलर कौन था? राजा कौन था? तो उस राजा का नाम था अल हज्जाज। उसका नाम था अल हज्जाज नाम का राजा था। यानी कि बगदाद में शासन कर रहे थे अल हज्जाज। और इसी अल हज्जाज के ही व्यापारिक जहाज गुजरते थे देवल बंदरगाह से होकर। तो अल हज्जाज का ही सेनापति हुआ करता था कौन? मोहम्मद बिन कासिम।
तो ये मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति हुआ करता था? अल हजाज का सेनापति हुआ करता था। एक बार की बात है कि अल हजाज के ही व्यापारिक जहाज जो हुआ करते हैं वो किधर से गुजरते थे? देवल बंदरगाह से होकर जाया करते थे हमेशा की तरह। लेकिन एक बार दाहिर भाई साहब ने इधर क्या काम कर दिया, नया ही कारनामा कर दिया कि इस अल हजाज के ही व्यापारिक जहाजों को बंदी बना लिया और व्यापारिक जहाजों को ही बंदी बनाकर अपने पास अपने बेड़े में अपने खेमे में लाकर उन्हें जब्त कर दिया। इसी कारण से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ बगदाद में अल हजाज को। और अल हजाज को जैसे नुकसान हुआ तो सीधी सी बात है, अल हजाज ने एक निमंत्रण, एक संदेश, फरमान जारी करवाते हुए और वो संदेश भिजवाया किसके पास? दाहिर के पास। और यही दाहिर को कहता है उस संदेश में कि आप हमारे जितने भी व्यापारिक जहाजों को बंदी बनाए हैं उन सारे के सारे व्यापारिक जहाजों को आजाद कर दीजिए और जितना भी हमें नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कीजिए, अन्यथा इसका अंजाम बहुत ही बुरा साबित होगा। इसीलिए ऐसा करने से मना कर देता है कौन? दाहिर। कौन मना कर देता है? दाहिर मना कर देता है। लेकिन भाई साहब जैसे ही दाहिर ने मना किया ना तो मना करते ही गुस्से में आग बबूला हुआ कौन? अल हजाज। और गुस्से में ही आग बबूला होकर अल हजाज ने ही जो है अपने सेनापति जिसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। इसी मोहम्मद बिन कासिम को कहा कि जाइए और जाकर सिंध में ही दाहिर नाम का एक राजा शासन कर रहा है, जाकर सल्टा दीजिए उसे। इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया 712 ईस्वी में और 712 ईस्वी में भारत पर हुआ प्रथम मुस्लिम आक्रमण। तो भारत पर होने वाला सबसे प्रथम मुस्लिम जो आक्रमण था, ये आक्रमण भाई किया ही किसने था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और जब कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। जैसे ही 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर दाहिर को आकर के आक्रमण करता है और दाहिर को ही सल्टा देता है, दाहिर को मार देता है भाई। और जैसे ही दाहिर की मृत्यु हुई तो दाहिर की ही दो पुत्रियां हुआ करती थी, इसी दाहिर की ही दो बेटियां हुआ करती थी, जिनमें से दोनों पुत्रियों में से एक पुत्री का नाम था सूर्य देवी और एक पुत्री का नाम था निर्मला देवी। सूर्य देवी और निर्मला देवी दोनों को ही यहां से अगवा करता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। अगवा यानी कि किडनैप करता है। इसीलिए तो एक गाना बनता है, हरियाणा के सिंगर गाते हैं और आपने सुना होगा कि किडनैप हो जाएगी। तो किडनैप होने पर गाना भी यहीं से टिप कर बनाया गया है भाई। यहां से दोनों को अगवा करता है और अगवा करके अल हजाज के ही दो पुत्रों को सौंप देता है और जाकर उन्हीं दो पुत्रों से ही निकाह करवा दिया गया था। किसका? सूर्य देवी और निर्मला देवी का। तो इन दोनों का विवाह उनसे करवा दिया गया। लेकिन उसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में ही भारतीय जनता को एकत्रित किया और कहा कि या तो आप सभी की भलाई इसी में है कि या तो आप अपनी मर्जी से मुस्लिम बन जाएं, अन्यथा मैं आप सभी को एक टैक्स देना पड़ेगा। और वही टैक्स कौन सा होगा? तो इसी ने ही भारत में लगाया सर्वप्रथम जजिया कर। कौन सा कर लगाया? जजिया कर लगाया। और यही जजिया कर जो इसने लगाया था ये लिया जाता था 1/2 से और 2/3 भाग। कितना लिया जाता था? 1/2 से 2/3 भाग जजिया कर वसूला जाता था। और यही जजिया कर लिया ही किससे जाता था? तो ये लिया जाता था गैर मुसलमानों से। किससे लिया जाता था? तो ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। इस जजिया कर की बात करें तो इसने किस पर नहीं लगाया था? ये लगाया जाता था, ये नहीं वसूला जाता था किन व्यक्तियों से? विकलांगों से, विधवाओं से और ब्राह्मणों से।
इनसे जजिया कर नहीं वसूला जाता था और सभी से जजिया कर वसूला जाता था। तो प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण भी किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इसी मोहम्मद बिन कासिम ने आकर के भारत में ऊंट पालन की शुरुआत की। ऊंट पालन व खजूर की खेती। ऊंट पालन व खजूर की खेती की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो ये शुरुआत करने वाला भी भारत में कौन था? मोहम्मद बिन कासिम ही लेकर आया था। इसके बाद में बात करें तो इन्होंने ही भारतीय 2 पुस्तकें हुआ करती थी, उन दोनों पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद करवाया। और उन्हीं 2 पुस्तकों में से एक पुस्तक का नाम था पंचतंत्र। और पंचतंत्र के ही आपसे अगर लेखक पूछ लिए जाएं तो पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। और उसके बाद में दूसरी पुस्तक तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, चरक संहिता। और चरक संहिता का ही अगर लेखक पूछ ले तो कौन होगा? चरक होगा। चरक संहिता के लेखक चरक थे। ये सारी की सारी जानकारियां संबंधित है मोहम्मद बिन कासिम से। लेकिन फाइनली इसके भी आतंक का क्या होता है? अंत होता है। और इसी तरह से मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो ये भारत में अपने कुप्रशासन चलाता रहा। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में यही सूर्य देवी और निर्मला देवी एक रणनीति बनाती है और इन्हीं के रणनीति, इन्हीं के ही षड्यंत्र का शिकार होता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। क्योंकि यही सूर्य देवी और निर्मला देवी ही एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ती है और उसी कहानी में अपने ही दोनों पति, जो इस अलहजाज के ही 2 बेटे इनके पति हुआ करते थे, जो इन्हें जबरदस्ती ब्याह करवाया गया था इनसे, और उन्हीं को अपना शिकार बनाकर कहती है कि हमें आपको सौंपने से पूर्व, दोनों बेटों को ही क्या कहती है? हमें आपको सौंपने से पूर्व आपका प्रिय सेनापति मोहम्मद बिन कासिम हमारी अस्मत, हमारी इज्जत, हमारी आबरू पहले ही लूट चुका था। इसीलिए क्यों ना आप उस अपने सेनापति पर इतना बिलीव करते हैं, एक बार खंगाल कर तो देखिए उसके इतिहास को। इसीलिए दोनों पुत्रों ने जाकर और शिकायत कर दी अपने पापा जी से। और पापा जी कौन था भाई? अलहजाज था। इसीलिए देखो, नालायक थे दोनों के दोनों पुत्र। ऐसी बात भी भला कोई अपने पिता को बताता है क्या? ये भी पिता को जाकर बातें बताते हैं। और इसी कारण से अलहजाज क्रोधित हुआ और संदेश भिजवाया किसके पास? मोहम्मद बिन कासिम के पास। और मोहम्मद बिन कासिम ने ही क्या किया? तो संदेश में ही कहा कि आपको आकर के और अपनी सफाई में कुछ कहना है तो वो आकर के कहां पे कहिए? बगदाद में आकर कहिए। इसीलिए 714 ईस्वी में भारत से वापस जाता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और भारत से ही वापस जाकर जब बगदाद में पहुंचता है तो 714 ईस्वी में ही अपनी सफाई में ही इसने कहते हुए अपने ही सर के एक ही तलवार के एक ही वार से अपने सर को धड़ से अलग कर दिया। और 714 ईस्वी में ही मृत्यु होती है किसकी? अलहजाज की, सॉरी मोहम्मद बिन कासिम की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तभी से यहाँ से ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। आप सुन सकते हैं, क्योंकि अपने फाइनली अपने पिता की मौत का बदला ले लेती है कौन? सूर्य देवी और निर्मला देवी। तो इसी के बाद में ये हमारा अरबों का आक्रमण था। अगली क्लास में हम बात करेंगे भारत पर होने वाले तुर्कों के आक्रमण के बारे में। तो आज की क्लास में मैं उम्मीद करता हूं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा अरब आक्रमणकारी, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने बात की है। आज इतना ही, आगे कल की क्लास में बात करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।